बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत आफियत के साथ होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज हम लोग 10th क्लास बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस के अंदर आज हमने जो डिस्कस करना है वो कौन से पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो हम लोग होम्योस्टैसिस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि होम्योस्टैसिस जो है वो है क्या। इसके बाद हम लोग इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पढ़ेंगे, जैसे कि ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रिएशन। इनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग मेटाबॉलिक वेस्ट जो है इन्हें भी डिस्कस करेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है जिन्हें आज हमने डिस्कस करना है। इन्हें स्टार्ट करने से पहले वो लोग जो इस चैनल पर नए आए हैं, इस चैनल को फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ आपको एक बेल आइकन नजर आएगा, इसको प्रेस कर दें ताकि तमाम नए आने वाले लेक्चर्स की फौरी तौर पर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। और हमारा इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है होम्योस्टैसिस की डेफिनेशन। ये डेफिनेशन आपको आपकी बुक के ऊपर बिल्कुल स्टार्टिंग में ही मिल जाएगी, जो आपके इस चैप्टर का बिल्कुल स्टार्टिंग वर्डिंग है। इसमें फर्स्ट 2 लाइंस में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, जैसे कि आप यहाँ रेक्टेंगल के अंदर इसे बोल्ड होता हुआ देख रहे होंगे। तो आइए जरा इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो डेफिनेशन है वो है क्या। डेफिनेशन में वो आपसे कहता है कि होम्योस्टैसिस में बी डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी एट इक्विलिब्रियम डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। डेफिनेशन को अगर मैं इसको 2 पोर्शन में समझाता हूं, डेफिनेशन में उसने पहली बात ये की है, इट इज डिफाइंड एज द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल कंडीशंस ऑफ बॉडी, कि बॉडी की इंटरनल कंडीशंस को मेंटेन करना एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है एक फिक्स पॉइंट के ऊपर, यानी इनको बैलेंस रखना। आप इक्विलिब्रियम का मतलब बैलेंस भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले जो बॉडी की इंटरनल कंडीशंस हैं, इन्हें आपको बैलेंस रखना होगा, इन्हें आपको मेंटेन रखना होगा एक फिक्स पॉइंट के ऊपर, डिस्पाइट चेंजेस इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, चाहे एनवायरनमेंट में कैसा भी चेंज आ रहा हो। एनवायरनमेंट के अंदर आपको पता है कि आपके एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं जो आपकी बॉडी के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो इम्पैक्ट डालती हैं। लेकिन आपकी बॉडी इन चेंजेस के साथ भी अपने आप को एक फिक्स पॉइंट के ऊपर मेंटेन रखती है। वो आपकी इंटरनल कंडीशन जो है चेंज नहीं होने देती। अब हम इन्हें कुछ एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं और ये एग्जांपल्स आपको आपकी इस डेफिनेशन के बिल्कुल नीचे जो वर्डिंग लिखी हुई है इनके अंदर ये आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी और इसके बाद आपको इसके इंपॉर्टेंस भी इसी पैराग्राफ के अंदर ही मिलेगी। तो आइए जरा हम समझते हैं कि इसके एग्जांपल्स क्या हैं। तो नंबर 1 एग्जांपल में वो आपसे कहता है द कोर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी रिमेन्स at about 37 डिग्री सेल्सियस डिस्पाइट फ्लक्चुएशन इन द सराउंडिंग एयर टेम्परेचर। जैसे कि अगर आप एक रूम से बाहर निकलते हैं तो रूम का टेम्परेचर फॉर एग्जांपल 25 डिग्री सेल्सियस था। जब आप बाहर निकलते हैं तो सनलाइट की वजह से बाहर का जो टेम्परेचर है वो लेट्स सपोज 30 है या 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इसकी मिड में ले लेते हैं, तो डेफिनेटली अब आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। लेकिन आपकी बॉडी जो है उसका एक फिक्स टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। आपकी बॉडी इसे मेंटेन रखती है 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, चाहे मौसम बाहर ठंडा हो या गर्म हो। मीन्स के बाहर अगर गर्मी है तो भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 ही मेंटेन किया जाएगा। इसी तरह अगर आपके बाहर यानी कि जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर कम है, विंटर है, सर्दी है बहुत ज्यादा, तो भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है इट शुड बी 37 डिग्री सेल्सियस, उसे कम या ज्यादा नहीं होने दिया जाता। तो इससे आप होम्योस्टैसिस का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा इस एग्जांपल की मदद से। तो इस एग्जांपल की मदद से आपका होम्योस्टैसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि एनवायरनमेंट में चाहे जो भी चेंज आ रहा हो, चाहे आपका एनवायरनमेंट में गर्मी बढ़ रही है या सर्दी बढ़ रही है, लेकिन आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं हो रहा। इट शुड बी मेंटेन एट इक्विलिब्रियम एंड दिस पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो क्या होगा 37 डिग्री सेल्सियस। अब हम देखते हैं जो दूसरी एग्जांपल है आपके पास वो ग्लूकोज के हवाले से दी गई है। आपकी जो बॉडी है इसमें ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है इसे भी मेंटेन किया जाता है एक खास पॉइंट के ऊपर, एक खास लेवल के ऊपर, और ये लेवल जो है ये आपकी बॉडी में 70 से 120 मिलीलीटर जो है ना वो होना चाहिए।
यानी कि आपके ब्लड शुगर जो है इट शुड बी बिटवीन 70 मिलीग्राम टू 120 मिलीग्राम पर मिलीलीटर ब्लड आपकी ये बॉडी में इसको मेंटेन करना जरूरी है। तो आप चाहे इसके लिए जितना भी मीठा खा लें आपकी बॉडी उसको उसी लेवल पे मेंटेन रखेगी, या फिर मीठा नहीं भी खाएंगे तो भी आपकी बॉडी को उसी लेवल पर इसको मेंटेन करना जरूरी है। The blood glucose level remains about 1 gram per liter despite eating meal rich in carbohydrates, कि आपकी बॉडी इसे इसी पर मेंटेन रखेगी कि 1 ग्राम पर लीटर होना चाहिए, चाहे आप जितना भी मीठा खा लें या आप मीठा ना खाएं। ठीक है, तो ये है आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल होम्योस्टेसिस के हवाले से कि किस तरह से शुगर लेवल आपकी बॉडी का मेंटेन किया जाता है। तो हमारे पास इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये होम्योस्टेसिस बॉडी के लिए क्यों जरूरी है। तो याद रखिएगा होम्योस्टेसिस में हमारी बॉडी की जितनी भी इंटरनल कंडीशंस हैं, जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर कई तरह के केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, आपकी बॉडी में कई तरह के मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, एंड इट शुड बी कंट्रोल्ड बाय अ डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स, जिसे कई तरह के एंजाइम्स जो हैं ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। अब एंजाइम जो हैं इन्हें काम करने के लिए एक बैलेंस एनवायरनमेंट चाहिए, यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जिसके अंदर चेंजेस ना आ रही हों। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्हें आपकी बॉडी के टेम्परेचर के इक्वल टेम्परेचर चाहिए, यानी आपकी बॉडी के एंजाइम्स 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही काम करेंगे। अगर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशंस आ गई तो वो एंजाइम्स अपनी वर्किंग को डिस्टर्ब कर देते हैं, यानी वो आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। ये कॉन्सेप्ट आप लोग 9th क्लास के चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स के अंदर पढ़ के आ चुके हुए हैं कि किस तरह से टेम्परेचर जो है वो एंजाइम्स के ऊपर इफेक्ट करता है, पीएच किस तरह से इफेक्ट करती है, ये सब बातें आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो इसलिए आपकी बॉडी के जितने भी एंजाइम्स हैं इन्हें आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जो चेंज ना हो रहा हो। इट शुड बी मेंटेन्ड, उन्हें मेंटेन रखना बहुत जरूरी है एट अ इक्विलिब्रियम, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट के ऊपर। तो इसी को हम होम्योस्टेसिस कहते हैं और यही आपके पास इसकी इंपॉर्टेंस है। अब हम लोग आगे कुछ डेफिनेशंस देखेंगे जो एक्चुअली होम्योस्टेसिस के प्रोसेसेस कहलाएंगे कि किस तरह से बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस प्रोसेसेस को मेंटेन किया जा रहा होता है। ठीक है, और इसमें सबसे पहले जो डेफिनेशन आप पढ़ेंगे वो है ऑस्मोरेगुलेशन। ये डेफिनेशन आपको उसी पैराग्राफ के नीचे पॉइंट्स के अंदर मिल जाएगी। इस पैराग्राफ के अंदर आपको डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों मिलेंगी। तो जी स्टूडेंट्स, बात करते हैं कि व्हाट इज ऑस्मोरेगुलेशन। तो ये ऑस्मोरेगुलेशन जो है ये होम्योस्टेसिस का एक प्रोसेस है जिसके अंदर हमारी बॉडी जो है वो वाटर और सॉल्ट्स के लेवल को फ्लूइड्स के अंदर, बॉडी फ्लूइड्स यानी कि ब्लड और टिश्यू फ्लूइड, इसमें मेंटेन करती है। अब इसकी वर्डिंग क्या है, आपकी बुक की वर्डिंग डेफिनेशन की वो कहता है कि ऑस्मोरेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स इन बॉडी फ्लूइड्स दैट इज ब्लड एंड टिश्यू फ्लूइड। इसे मेंटेन करना क्यों जरूरी है? देखें, वही बात कि आप लोग जानते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो वाटर है और जो सॉल्ट्स हैं ब्लड के अंदर या किसी भी बॉडी फ्लूइड यानी टिश्यूज के अंदर, इन्हें एक खास लेवल तक मेंटेन करना जरूरी है। जैसे आपकी बॉडी में वाटर का लेवल जो है वो एक खास 60 to 70% होना चाहिए। यही नहीं, आपकी बॉडी में सॉल्ट्स जो हैं इनके अंदर इनकी डिफरेंट परसेंटेजेस होते हैं जिन्हें मेंटेन करना जरूरी है, एंड इट शुड बी कंट्रोल्ड एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ताकि आपकी ब्लड की पीएच चेंज ना हो। ठीक है, ब्लड की पीएच चेंज हो गई तो फिर फंक्शन जो है वो सेल वो भी ठीक से नहीं परफॉर्म करेंगे, आपके बॉडी के एंजाइम जो हैं वो भी अपना फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं करते हैं। तो इसलिए आपकी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट्स हैं, जो वाटर है, इन्हें एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से, डिफ्यूजन की मदद से या पैसिव ट्रांसपोर्ट की मदद से कंट्रोल किया जा रहा होता है। तो जी स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है वो सारी वर्डिंग आपको उस पैराग्राफ के अंदर लिखी हुई मिल जाएगी। ये हमारे पास ऑस्मोरेगुलेशन का एक छोटा सा क्वेश्चन था। अब आपके पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन आ रही है वो है थर्मोरेगुलेशन की। थर्मोरेगुलेशन की डेफिनेशन के अंदर भी आपको एक पैराग्राफ नजर आ रहा होगा। इस पैराग्राफ में इसकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों ही गिवन है। तो आइए जरा बात शुरू करते हैं कि व्हाट इज थर्मोरेगुलेशन। आपको डेफिनेशन से ही, नाम से ही आइडिया हो जाना चाहिए। थर्मो मीन थर्मल, हीट से ये वर्ड लिया गया है। रेगुलेशन यानी मेंटेन करना। थर्मो रेगुलेशन कहेंगे
द मेंटेनेंस ऑफ द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। के बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को, यानी कि जो बॉडी का टेम्परेचर है, इसे मेंटेन करना थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। दिस इज अ वेरी इजी डेफिनेशन। अब इसकी एग्जांपल क्या है आपके पास? सेम वही जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपकी बॉडी के एंजाइम जो हैं वो एक खास टेम्परेचर के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं। जी बच्चे, अब वो जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। अब यही टेम्परेचर आपकी बॉडी ने मेंटेन करना है, क्योंकि अगर ये टेम्परेचर चेंज हो गया तो एंजाइम्स अपना फंक्शन ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अब इसी टेम्परेचर को मेंटेन रखना ये थर्मोरेगुलेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के अंदर आपकी बुक की वर्डिंग कहती है, द एंजाइम्स ऑफ बॉडी वर्क बेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर, एनी चेंज इन द बॉडी टेम्परेचर में इफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स। ये आपकी बुक की वर्डिंग कह रही है एग्जाम्पल के अंदर। अब हम लोग लास्ट जो है वो कुछ डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक्सक्रिएशन की डेफिनेशन है और इसके साइड पर आपको बॉक्स में मेटाबॉलिक वेस्ट की डेफिनेशन मिलेगी। तो बात शुरू करते हैं कि व्हाट इज एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन ये टर्म शायद आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी हो। एक्सक्रिएशन का मतलब होता है द प्रोसेस बाय विच मेटाबॉलिक वेस्ट आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी टू मेंटेन द इंटरनल कंडीशंस एट इक्विलिब्रियम। यानी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है, उन्हें बॉडी से बाहर निकाला जाता है ताकि बॉडी के इंटरनल कंडीशंस जो हैं उन्हें मेंटेन रखा जा सके। मेटाबॉलिक वेस्ट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। मेटाबॉलिक वेस्ट के अंदर यूरिक एसिड, यूरिया, जो कि प्रोटीन की डाइजेशन के वक्त बॉडी में प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा इसमें और भी कई तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट हैं जो आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग डाइजेशन या डिफरेंट ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जिन्हें बॉडी से रिमूव करना जरूरी है। ठीक है, जैसे अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अगर ये आपके बॉडी के अंदर या ब्लड में इसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है तो आपका ब्रीथिंग रेट बढ़ेगा। जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया, तो इट इज कॉल्ड अ मेटाबॉलिक वेस्ट बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म। तो ये आपके पास इन्हें रिमूव करना जरूरी है, तो दिस इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। अब हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट की डेफिनेशन क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट हम लोग कहते हैं कि मेटाबॉलिक वेस्ट मींस द मटेरियल दैट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द बॉडी मेटाबॉलिज्म दैट मे हार्म द बॉडी। वो ये कहता है कि मेटाबॉलिक वेस्ट वो मटेरियल्स होते हैं जो किसी भी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के दौरान पैदा हो जाते हैं और ये आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, इसी तरह यूरिया है, यूरिक एसिड है, और भी कई तरह के ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो ड्यूरिंग डाइजेशन आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। दे मे बी हार्मफुल फॉर योर बॉडी एंड इट शुड बी एलिमिनेट फ्रॉम योर बॉडी। और इसे रिमूव करने के लिए हम एक्सक्रिएशन का वर्ड यूज करते हैं, द एलिमिनेशन ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। और ये तमाम मटेरियल्स जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल हैं और ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस हुए हैं, हम इन्हें मेटाबॉलिक वेस्ट कंसीडर करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। इसमें अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप मुझे बॉक्स कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।